हम अपनी स्किन को देखकर, मतलब एक वैद्य हमारी त्वचा को देखकर बता सकता है कि किडनी में दिक्कत है। किडनी खराब होने के वैसे तो कई कारण हैं, उनमें 3 कारण मुख्यतः हैं। पेशाब में आपने देखा होगा कभी-कभी बहुत ज़्यादा झाग आने लगते हैं। कई बार लोगों के पेशाब में गंध यूरिया जैसी आती है। जैसे गाजर गाजर के साथ हमने संतरा खा लिया। मतलब गाजर के साथ संतरा नहीं खाना चाहिए। जी। बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां ना असर नहीं करती है तुरंत, लेकिन आप बताइए आपके बेटे को कितने दिन में असर होना शुरू हुआ था? मैं तो कहूँगा कि जब उसको रिपीट नहीं हुआ तो मैं तो कहूँगा कि पहले दिन से उसको मतलब फ़र्क लगना शुरू हो गया, आराम लगना शुरू हो गया। तो मैं अक्सर इस प्रकार के रोगियों को इन 2 दवाइयों का प्रयोग ज़रूर कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हेल्दी रखें, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या आपकी किडनी में कोई गड़बड़ हो रही है। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। प्रणाम भगवान। सर, आजकल बहुत तेजी से ना किडनी की बीमारियां बढ़ रही है, और किडनी की से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत से सिम्टम्स लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझाइए कि जो किडनी है, क्यों आजकल लोगों की किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों लोगों की किडनी इतनी खराब हो रही है, क्यों ना अलग अलग बीमारियां लग रही हैं? हिमांशु जी, दुनिया की सबसे अच्छी छलनी हाँ हमारी किडनी है। जी। और जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से वो विदा कर लेती है, दुनिया की कोई भी छलनी नहीं कर सकती। और ये बड़े दुख की बात है कि इतनी अच्छी छलनी का हम ध्यान नहीं रखते। आप यदि किसी छलनी से किसी चीज को छानोगे तो उसमें गाद बैठ जाती है। हाँ। और गाद यदि साफ ना हो तो जो छलनी है उसके जो फिल्ट्रेशन करने वाले छेद हैं वो चौक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो किडनी है उसके नेफ्रॉन्स काम करने तब कम कर जाते हैं जब हम किडनी का ध्यान ना करें। सबसे पहले हमको जीवन में 3 से 4 लीटर पानी नित्य प्रति सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरा, पानी के साथ साथ सीजन के रसीले फल, हरी सब्जियां हमको ज्यादा सेवन करनी चाहिए। आपने देखा होगा लोग अक्सर बहुत ज्यादा खट्टा तला भुना बहुत सेवन करते हैं, जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ने लगता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून यहाँ के पानी में चूना ज्यादा है। कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, कैल्शियम कार्बोनेट भी काफी है। तो आपने देखा होगा बहते हुए पानी में काई नहीं जमती, लेकिन रुके हुए पानी में काई एकदम जम जाती है। तो जब हम पानी कम पीते हैं, फ्लशिंग कम होने लगती है, तो हमारा कैल्शियम का डिपॉजिट किडनी में होने लगता है, तब जाकर के बनती है पथरी। तो हमको पथरी ना बने इसका विशेष ध्यान रखते हुए 4 लीटर पानी पिएंगे। फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो उस पर डिपॉजिट नहीं होगा। वैसे पथरी कई चीजों की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम ऑक्सलेट हो, ट्रिपल फॉस्फेट हो, नीरीज हो, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी जमा होकर के कई बार पथरी बनाते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी लाइफ से जो बहुत जंक फूड है उसको विदा करना चाहिए। स्वाद के लिए महीने में एक आधी बार लेते रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हम उसको नियमित रूप से व्यवहार में लाएं तो वह नुकसान देता है। पहले लोग घर में अचार डालते थे, किसी भी प्रकार से वह नुकसान नहीं देता था। बाजार का जो अचार है वो हमको नुकसान देता है, क्योंकि उसमें वो बात नहीं होती, वो सामान नहीं डलता जो कि डलना चाहिए। दूसरा, जंक फूड में बहुत ज्यादा विनेगर का इस्तेमाल होता है। पहले लोग गन्ने के रस का सिरका घर में ही बनाते थे और वो कभी नुकसान नहीं देता था, वो पाचक बहुत होता था, हमारी अग्नि को बढ़ाता था, और हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है सिरका। हमारी लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी चीज है सिरका, लेकिन वो गन्ने के रस का ही बना होना चाहिए। बहुत से लोग जामुन का सिरका इस्तेमाल करते हैं। जामुन का सिरका जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तो हमको जो नेचुरल बने हुए सिरके हैं उनको ही यूज करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल एसिटिक एसिड या जो भी विनेगर वगैरह बने हुए हैं उनको हमको प्रयोग नहीं लेने चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के नुकसान करते हैं। पहले भी हमने एक बार कहा था, हमारी मुंह की लार होती है एल्कलाइन, और पेट में हमारे होता है पित्त।
अगर हम दोनों चीज को मिक्स करके लेंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो हमारी पीएच वैल्यू नॉर्मल रहती है। एसिड हमारे पेट में ज्यादा बन रहा है और एसिडिक नेचर वाली चीजें हमने ज्यादा ली तो पित्त बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी किडनी पर भी फर्क पड़ता है, हमारा बीपी शूटअप होने लगता है। किडनी खराब होने के वैसे तो कई कारण हैं, उनमें 3 कारण मुख्यतः हैं। एक, बीपी हाई होना, दूसरा शुगर बहुत ज्यादा होना, तीसरा पानी का बहुत कम सेवन करना। और अक्सर कुछ लोग पेन किलर्स, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण भी किडनी पर फर्क पड़ता है। जी, मतलब एक तरीके पूरा लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि किडनी किसकी कितनी हेल्दी रहेगी। तो हमको खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हम खुद हैं। हमको मालूम है क्या हमारे अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, हमको ध्यान रखना चाहिए। हम पेशाब जाते हैं, हम लैट्रिन जाते हैं, तो उसके रंग से, गंध से ही हमको ये पता लग जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ रही। पेशाब का रंग यदि कभी बहुत ज्यादा गाढ़ा पीला हो जाए तो ये भी बहुत गलत साइन है। पेशाब में आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा झाग आने लगते हैं, तो ये ऐसा, अगर हम चेक कराए पेशाब को, तो प्रोटीन यदि जा रहा होगा तो झाग की मात्रा बढ़ जाएगी। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशाब में बहुत ज्यादा झाग ना हो। कई बार लोग पेशाब करने जाते हैं तो उस पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी डायबिटिक हो डायबिटिक गया। है। तो हमको पेशाब से देखना चाहिए कि हमारी पेशाब की स्थिति बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसमें गंध बहुत ज्यादा तो नहीं। कई बार लोगों के पेशाब में गंध यूरिया जैसी आती है, तो या तो पेशाब में हमारे यूरिक एसिड जा रहा है या उसका यूरिक एसिड जो है बढ़ गया बॉडी के अंदर, तब इस प्रकार की गंध आती है। और हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर ना हो, यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ रहे हो, तब भी इस प्रकार की गंध आती है। तो किडनी को हमको ध्यान रखते हुए हमको खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत से लोग अनाप शनाप चाय कॉफी पूरे दिन लेते हैं, शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनको भी किडनी की दिक्कत आने के चांस रहते हैं। और भगवान ने हमको कुछ चीजें ऐसी सिमिलर बनाई हैं जो कि कल्पना से ही हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। किडनी की बिल्कुल शेप की हमारी है राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। राजमा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। यदि हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन राजमा का सेवन करें, यदि किसी व्यक्ति को गठिया या दर्द नहीं है, तो उसको यूरिक एसिड ज्यादा नहीं है, तो राजमे का सेवन करने से उसको किडनी की बीमारी नहीं सताती। लेकिन सर हर चीज का ना एक सिम्टम होता है। अगर हम अपनी यूरिन को देख के पहचान सकते हैं, हम पेशाब के रंग से, कि किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं है। वैसे तो पेशाब का कौन सा रंग क्या दर्शाता है, उस पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे अलग। लेकिन हर चीज के एक सिम्टम होता है, लक्षण होते हैं। हमारी किडनी में कोई भी बीमारी है तो हमारे शरीर में उसका सिम्टम कैसे दिखने लगता है कि एक आम आदमी उन लक्षणों को देख के पहचान ले कि मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन जरूर होता है। वह प्रोटीन हमारी खाल, मांस, नखून इत्यादि को बनाता है। जब हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस होने लगे, पेशाब के रास्ते जाने लगे, तो हमारी खाल खुश्क होने लगेगी, ड्राई होने लगेगी। दूसरा, हमारी शरीर के अंदर खुजली इत्यादि की समस्या बनने लगेगी। हमारा बीपी शूटअप होने लगेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट होना, नींद कम आना, काम करने की इच्छा ना होता, इरिटेशन बिना मतलब की बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जब इस प्रकार के सिम्टम्स आने लगे तो हमको किडनी की जांच अवश्य करानी चाहिए। तो मतलब हम अपनी स्किन को देखकर, मतलब एक वैद्य हमारी त्वचा को देखकर बता सकता है कि किडनी में दिक्कत है। हिमांशु जी, एक बार आपको याद हो हमने एक एपिसोड इसी बात पे किया था कि आंखों को देखकर, जीभ को देखकर, नखून को देखकर पहले वैद्य लोग कहीं कोई टेस्टिंग नहीं कराते थे। ये आपके साथ मेरा सबसे पहला वीडियो था जी। तो हम यदि इन लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करें तो कभी हम फेल हो नहीं सकते। और अक्सर टेस्टिंग में वही चीज निकल के आती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए मैं टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कराता, लेकिन जब आवश्यक लगता है तो कराने में कोई बुराई भी नहीं। हाँ जी। वैसे तो सर आपने ये चीजें बताई, लेकिन आपने अपने करियर में लोगों को भोजन का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए देखा है जिसकी कॉम्बिनेशन से
किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे इसमें बुरी चीज है बहुत ज्यादा खट्टा। खट्टा नींबू, अक्सर लोग कहते हैं कि नींबू भी हम बंद करके देखा, नींबू, आंवला और अनार ये खट्टे होते हैं, खटाई वर्ग में नहीं आते नहीं हैं। आते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल विनेगर है हमको उससे बचना चाहिए। दूसरा, पानी हमको बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए। कुछ विरुद्ध आहार है जिनको हमको कॉम्बिनेशन में सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे गाजर, गाजर के साथ हमने संतरा खा लिया, इस तरह की चीजें हमको बचना चाहिए। खरबूजा, तरबूज, उसके ऊपर हमने पानी पी लिया, ये नहीं करना चाहिए। तो हमको विरुद्ध आहार से बहुत ज्यादा बचना अच्छा, चाहिए। मतलब गाजर के साथ संतरा नहीं खाना चाहिए, जी। लेकिन लोग तो जूस पीते हैं सर इसका। हाँ, जूस पीते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर नुकसान भी आते हैं। और एक तरीके से सर कई जगह मैंने ये देखा है कि सब्जियों और फलों को साथ नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं कि फलों की प्रकृति अलग है, सब्जियों की प्रकृति अलग है। हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, चाहे वो कोई भी फल सब्जी हो, वो विरुद्धाहारी बन जाता है। हिमांशु जी, अक्सर लोग खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जब हम विरुद्ध आहार करते हैं, एक मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था, मछली के संग दूध, दूध चाहे नमकीन, चर्म रोग को ये सभी बुलाते थे। सफेद दाग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो लोग अक्सर दूध के ऊपर नमक, पराठा सब्जी खाई, रोटी सब्जी खाई या नमकीन खाई, ऊपर से दूध पी लिया, या दही खाई, रायता खा लिया, ऊपर से दूध पी लिया, या मछली खाई, मछली खाने के बाद ऊपर से दूध पी लिया, ये विरुद्ध आहार है। तो हमको हर प्रकार के विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। सर आपके एक मरीज है जिनके बच्चे को यूरिन में प्रोटीन जाता था जब लड़का 4 साल की उम्र का था। उन्होंने भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनकी यूरिन से वो प्रोटीन जाने की समस्या नहीं रुकी, और उनको किडनी की कोई बीमारी डिटेक्ट हुई थी उनके रिपोर्ट में। तो उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट दिखाया, उन्हें केवल और केवल स्टीरॉइड दिया जाता था। उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी सारे ट्रीटमेंट ले लिए, आपके पास वो ठीक हुए थे। तो मैंने बात की है, तो उनकी वीडियो भी मैं अभी ऑडियंस को दिखाऊंगा कि कैसे वो ठीक हुए हैं। सर हम तो कह रहे हैं कि यूरिन से प्रोटीन जाता था जब आपका बेटा 4 या 5 साल का था, आज जी से 18 साल पहले। जी जी। लेकिन जब आपने उसका टेस्ट करवाया था, हम्म। उस टेस्ट में बीमारी का नाम क्या निकल के आया था? बीमारी का नाम उन्होंने दिया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जी। जो कि उसमें यूरिन में प्रोटीन जाते थे, और उसके जो यानी कि प्रोटीन आप कह लो कि जो कि उसमें रुकने चाहिए बॉडी में, तो वो नहीं रुकते थे। उस उनकी जगह जो बॉडी का पानी था वो रुकता था, यूरिन की जगह वो बाहर निकलते थे। तो उससे उसको कमजोरी आ जाती थी, क्योंकि प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो उसकी जगह जो था, जब वो हर 6 महीने बाद रिपीट होता था, तो उसकी जगह वो क्या नाम, एलोपैथिक में स्टेरॉइड देते थे। स्टेरॉइड का जैसे असर खत्म हो जाता और 6 महीने बाद फिर रिपीट हो जाता था। मतलब आपके बेटे को जो समस्या थी, हाँ, ये जब भी सीजन बदलता था तब। तो यूरिन से प्रोटीन जाने लगता था। जी 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 जी। तो ये समस्या कितने टाइम बाद आपको समझ में आई कि यूरिन से प्रोटीन जा रहा है? कैसे आप समझे कि आपके बेटे को अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बॉडी में कुछ समस्या है? वो करीब जब ये 4 साल का था, तो तब ये प्रॉब्लम आई थी। तो तब उसको पहले तो हमें भी पता नहीं चला, यूरिन टेस्ट कराया इसका, तो कहने लगे कि भाई इसको तो प्रोटीन जा रहे हैं। तो हम भी लाइटली, हमें भी पता नहीं था स्टेरॉइड हो क्या। तो तब छोटा था, क्योंकि परिवार में किसी को ऐसी कोई समस्या हुई नहीं। तो जब डॉक्टर को दिखाया, इंडिया के मतलब अच्छे डॉक्टर थे वो, तो उनको दिखाया तो उन्होंने लिखा कि आप कहीं भी लेके जाएं इसको, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो आपको स्टेरॉइड ही मिलेगा। मतलब आपको भारत के जो टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हाँ उनको आपने दिखाया, और हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ले जाओ, चाहे कहीं भी भारत ले में दिखाओ या जाओ, फॉरेन में दिखाओ, कहीं भी ले जाओ ट्रीटमेंट यही मिलेगा। ट्रीटमेंट। उसके अलावा फिर हमें वो नहीं हुआ तो 2-3 डॉक्टर को और भी दिखा, तो उन्होंने भी यही लिखा कि आपको स्टेरॉइड ही लेना तो पड़ेगा। कितने साल आपने आज स्टेरॉइड खाया आपके करीब बेटे? 4 साल स्टेरॉइड खा, उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ना मतलब वो था, तो हमें भी सोचने पे वो हुआ। तो फिर हमने चेंज किया, हम मान लिया होम्योपैथिक में गए। होम्योपैथिक में भी इंडिया के टॉप डॉक्टर को दिखाया, 2 साल उसका ट्रीटमेंट चला। टोटल 6 साल हो गए। हाँ, तो उसमें भी करीब लगभग लगभग 3-3.5 लाख रुपए खर्चा आया उसमें। तो इस तरीके से जब वहाँ पे भी कोई
मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ होम्योपैथिक में भी, फिर हमने सोचा कि भाई आयुर्वेद पे आ जाए, एक पैथी और ट्राई की जाए। तो आदमी क्योंकि सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो फिर उसके बाद वैद्य जी का कैंप लगा था, दीपक कुमार जी का, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी कनखल हरिद्वार से, मुजफ्फरनगर में इनको दिखाया। तो इन्होंने 15 दिन का उस टाइम ट्रीटमेंट दिया मुझे। फिर मुझे कनखल आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी यहाँ बुलाया, तो फिर मैंने यहाँ पे दिखाया। तो फिर उसके बाद जो है, जब से इनकी दवाई चालू हुई तो कोई मतलब रिपीट नहीं हुआ वो, ना मतलब ना सीजन पे ना उस पे, जैसे हर 6 महीने के बाद मतलब वो हो जाता था, कोई रिपीट नहीं हुआ। करीब 2 साल तक दवाई चली। तो 2 साल के बाद दवाई बंद हो गया। आज 17-18 साल हो गए हैं दवाई छोड़े। तो अब तक कोई मतलब उसको दिक्कत नहीं है किडनी से संबंधित। बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां ना असर नहीं करती है तुरंत, और आयुर्वेदिक डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, ये दवाइयां कुछ नहीं है, और अगर असर करती भी है तो बहुत लंबे समय बाद असर करती है, जब पेशेंट की हालत खराब होने लगती है। लेकिन आप बताइए, आपके बेटे को कितने दिन में असर होना शुरू हुआ था? मैं तो कहूँगा कि जब उसको रिपीट नहीं हुआ, तो मैं तो कहूँगा कि पहले दिन से उसको मतलब फर्क लगना शुरू हो गया, आराम लगना शुरू हो गया। क्योंकि आपने क्योंकि दवाई, एलोपैथिक में तो हर 6 महीने के बाद जब भी मौसम चेंज हो रहा तो हाँ, रिपीट हो लौट के रहा आ है। रही थी बीमारी। अच्छा, तो जब इस पे रिपीट नहीं हुई, जिस दिन से दवाई चालू की थी उसके बाद एक भी बार रिपीट नहीं हुई, तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले दिन से उसको आराम था। और ऊपर से भी आप 15 दिन की दवाई ली थी शुरू में, हाँ, असर 15। हुआ, फिर रिपीट कराया। हाँ, फिर तो मैं कोई भी इसको दवाई मतलब दिक्कत होती थी, खांसी, जुकाम, बुखार, जो भी कुछ थी, सब आयुर्वेद लेके इसको उसी से आराम मिलता है। अच्छा, आप एक चीज और समझाइए कि आपने जब स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट लिया था एलोपैथी में, जहां आपके बेटे को 4 साल तक स्टेरॉइड्स दिए गए थे, हम्म, तब जब आपका बेटा स्टेरॉइड खाता था हम्म, और जब स्टेरॉइड को बंद कर दिया जाता था, हम्म। बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलते थे? बॉडी में तो भाई जब स्टेरॉइड खाता था तब उसका वेट बढ़ा हुआ रहता था, स्टेरॉइड खाने के बाद में बढ़ जाता है। फिर मान लिया छोड़ते हैं तो उसमें कमजोरी महसूस हो जाती है, जो उसका ग्रोथ पीरियड है, यानी कि उस पर फर्क पड़ता है। जब ग्रोथ पे फर्क पड़ा था, हाँ, यानी कि वो और तो 4 साल की एज थी उसकी। वैसे आपके बेटे के शरीर से जो प्रोटीन निकलता था और शरीर कमजोर रहने लगता था, कमजोर है। एनर्जी नहीं रहती थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या जब स्टेरॉइड खाते थे तो शरीर पूरा एनर्जेटिक फील होता था फिर? वो तो स्टेरॉइड का तो है ही है कि वो क्या नाम, तब वो चलेगी तो वो शरीर सही ऐसा महसूस लगता था कि हम बिल्कुल ठीक हाँ, हो गए, बिल्कुल ठीक है। और जब स्टेरॉइड को बंद छोड़ दिया होगी तब उसे कमजोरी महसूस तो होती वो थी। पहले जैसा ही होता था। हाँ, तो पहले। अब आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में आयुर्वेद से हम्म। हम ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अगर डॉक्टर और दवाइयां बिल्कुल सही हो तो? नाइलाज बीमारी भी जो है वो आयुर्वेद से, जैसे कि मेरे साथ में हुआ है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो और के साथ में भी होंगी, कि नाइलाज बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है इसके साथ में। किडनी में कोई भी इशू हो, चाहे प्रोटीन जाता हो या कोई और समस्या हो, आयुर्वेद में कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सी जड़ी बूटी है जिससे हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, न सो अस्थि रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसंग। यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। और शिलाजीत से युक्त हम एक दवा बनाते हैं, शिलाजीत वटी, जो कि यूरोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। पेशाब में सीमेन जाता हो, पेशाब में प्रोटीन जाता हो, यूरिथ्रा स्ट्रक्चर हो, यूटीआई की समस्या बहुत ज्यादा हो, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती हो, पेशाब खुल के ना आता हो, ऐसे लोगों के लिए शिलाजीत वटी बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरा, एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध पौध है गोखरू। गोखरू। जी, वैसे तो इसका पंचांग भी यूज होता है, फल भी यूज करते हैं, एक कांटेदार होता है। और गोखरू को हम कूट करके खूब पानी में उबाल लेते हैं, पानी में उबाल करके उसको छान लेते हैं, छान करके उस पानी को वेपोराइज कर लेते हैं, नीचे जो बचता है उसका नाम है गोखरू का घन। और ये बहुत अच्छा मूत्रल है, पेशाब खोल के लाता है, और पेशाब खोल के लाने के साथ साथ इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
ये आयुर्वेद में बाजीकरण में भी लिखा है और पेशाब हमारा प्रॉपर खुल के लाता है। तो मैं अक्सर इस प्रकार के रोगियों को इन 2 दवाइयों का प्रयोग जरूर कराता हूँ। एक अच्छा, मतलब ये शिलाजीत वटी हम्म, और दूसरा गोखरू का घन। और ये 100% आयुर्वेदिक है, मतलब हर कोई मिलावट? ना, मैं अपनी लाइफ में 1 पैसे की एलोपैथिक यूज नहीं करता हम्म, और ना मैंने करी है। कुछ लोग पूछते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट हमको क्यों मिला, तो मैं कहता हूँ आप कोई सी दवाई उठाओ और लैब में टेस्ट करा लो। हम्म, यदि 0.1% उसमें एलोपैथिक मिली तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं कभी आज तक उसको मिक्स नहीं करी। मेरा जब सबसे पहला प्रोग्राम आया तो मेरे से लोगों ने जब क्वेश्चन क्वेरीज करी थी, मैंने एक बात कही थी, आयुर्वेद अच्छी, एलोपैथिक अच्छी, लेकिन मिक्स पैथी कहीं से अच्छी नहीं है, तो हमको मिक्स यूज नहीं करना। हमको अपनी विधा पर, अपनी चिकित्सा पर पूर्ण रूपेण विश्वास हो तभी हमको चिकित्सा करनी चाहिए, अन्यथा हमको लाभ की जगह हानि होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक ही प्रयोग करते हैं। सर कई लोग तो कहते हैं कि शिलाजीत किडनी में नुकसान पहुंचाती है। नहीं, शिलाजीत किडनी के लिए बहुत अच्छी है। जो मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो डायलिसिस की ओर चले गए, उनको इसके प्रयोग से डायलिसिस से छुटकारा मिला, उनको डायलिसिस से जाने से बचे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि किडनी के लिए नुकसान देती है, किडनी के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं देती। मैंने एक बात कही, विधि पूर्वक और नियम पूर्वक शिलाजीत के ऊपर चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, तले पदार्थ, मांस, मदिरा और धूप में काम करना वर्जित है। और इसके साथ साथ हमको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। यदि हम 40 दिन इसको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमित रूप से सेवन करें तो हमारी समस्त बीमारी तो दूर होती ही है, साथ ही साथ हमको जिस उद्देश्य के लिए शिलाजीत का सेवन करते हैं वह हमको मिलने लगता है। और इसको पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। इसके ऊपर यदि हम सुबह को शिलाजीत लेंगे, रात को अगर शराब लेंगे या चाय कॉफी लेंगे तो हमको गर्मी पैदा करेगी, नुकसान करेगी, लाभ नहीं देगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसके साथ नियम पूर्वक और विधि पूर्वक इसको सेवन करना चाहिए। सर आपने औषधि तो बता दी कि कौन सी जड़ी बूटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हीं जड़ी बूटियों से ये दवाई भी बताई गई है, लेकिन हर हर वीडियो में आपसे होम रेमेडी भी पूछते हैं। इसकी एक बहुत ही सस्ती और सर्वसुलभ प्रयोग बता रहा हूं, जौ। जौ। जौ, एक मुट्ठी जौ लो, उसको पानी में डालो, उसको खूब उबालो और छान कर पी लो। यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोग को हफ्ते में 1 दिन करता रहे, एक तो उसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगी, यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेंगे और उसकी किडनी के फिल्ट्रेशन प्रॉपर रूप से कार्य करते रहेंगे। सर आपसे इसमें एक थोड़ी डिटेल चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ना, ये क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं पता होता है, और आज की जनरेशन को तो काफी चीजें कम पता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार आप ऑडियंस को समझाइए कि जौ क्या होता है। मेरे को तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझाइए कि जौ क्या है। जो आप किसी भी पंसारी से ले सकते हैं। जो वह चीज है जो अब हम दिवाली का समय आता है, हम अपने घर में बोते हैं और जब बोते हैं तो उसके नौरते निकलते हैं, उसी की हम पूजा भी करते हैं। नवरात्रों के टाइम पे जौ नवरात्र के लगाते समय हैं, जी, तो वही जौ है। वही जो है। तो इस तरह से सर हम अपनी किडनी की देखभाल कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें किडनी के बारे में संक्षिप्त में बताया। तो उम्मीद करता हूं आपने जो भी जानकारी दी है वो लोग उससे लाभान्वित होंगे और अपनी किडनी की बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। वैसे किडनी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। किडनी में हमारी किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये हम अपने यूरिन को देखकर पहचान सकते हैं, यानी पेशाब से पहचान सकते हैं कि क्या किडनी हेल्दी है या अनहेल्दी है। और बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी किडनी की हेल्थ बताती है। तो मैं कोशिश करूंगा किडनी के बारे में सर के साथ अलग अलग वीडियो बनाए जाए, छोटे छोटे, जिसमें केवल और केवल एक बार हम वीडियो बनाएंगे जहां हम बताएंगे कि अपने पेशाब के रंग को देखकर कैसे पहचाने कि आपकी किडनी में क्या प्रॉब्लम है। फिर उसकी हम आपको औषधियां बताएंगे कि रंग के साथ साथ गंध भी, जी। और फिर हम उसकी औषधि भी बताएंगे कि आयुर्वेद में कौन सी औषधि इसमें फायदेमंद है। अगर आप एक प्रॉपर वीडियो हम केवल प्रोटीन पर बनाएंगे कि अगर आपके यूरिन से प्रोटीन जा रहा है तो किडनी में क्या इश्यू हो सकता है। फिर हम बनाएंगे क्रिटिनिन लेवल पर। फिर
और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं किडनी से जुड़ी जिस पर हम धीरे धीरे डिटेल में आपको बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे एक वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाई जाए जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है या जो लोग डायलिसिस पर है, तो उनको भी मदद मिलेगी किडनी के बारे में जानने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी सर ने बताया है उसको आप लागू करेंगे अपनी लाइफ पर और अपनी किडनी को हेल्दी रखेंगे। वैसे तो आप किसी भी डॉक्टर से अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी की बीमारियों को दूर करने के लिए इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डॉक्टर दीपक कुमार जी से ही करवाना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। और आप ये भी बता सकते हैं कि स्पेशली कौन सी जड़ी बूटी, आयुर्वेद की कौन सी होम रेमेडीज और कौन सी बीमारी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से आपको हर उस बीमारी, हर जड़ी बूटी और हर होम रेमेडी के बारे में बताया जाए ताकि आप पूरी तरह से आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रह सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।